नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री में होने वाले जितने भी आंदोलन हैं उनको अपने पिछले वीडियो में हमने समाप्त किया है। आज से हम बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय को पढ़ेंगे, जिनको हम 3 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। अपने पहले वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे और तीसरे वीडियो में हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, और फिर एक एक करके हम इनको स्टार्ट करते हैं। बंगाल का गवर्नर कैसे बनता है अभी आपको बताया जाएगा, कुछ वीडियो छूटे हुए हैं। हालांकि कर्नाटक के युद्धों के दौरान लॉर्ड क्लाइव नाम का एक साधारण सा क्लर्क हुआ करता है और अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमत्ता से क्लाइव अंग्रेजों की मुसीबत को या कंपनी की मुसीबत को हल करता है। चंदा साहब को पराजित करके कर्नाटक के युद्धों में विजय हासिल करते हैं और इसी कारण से क्लाइव आगे चल करके 1757 के युद्ध को जीतने के पश्चात कंपनी के द्वारा क्लाइव को बंगाल की बागडोर दे दी जाएगी और बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। क्लाइव के बाद ये तमाम सारे लोग आएंगे, छोटे छोटे समय तक बंगाल के गवर्नर रहेंगे। उस समय बंगाल का एक गवर्नर होता था, साथ ही साथ मुंबई का एक गवर्नर होता था यानी बंबई का गवर्नर, और इधर मद्रास का एक गवर्नर होता था। इस तरह से तीनों प्रेसिडेंसी नगर में अलग अलग अधिकारी अपॉइंट किया जाता है, अलग अलग गवर्नर अपॉइंट किया जाता है और तीनों लोग अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इनके कामों में कुछ अड़चने आती हैं। अड़चने ये आती हैं कि एक दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं और इस वजह से कंपनी को तमाम सारे घाटे लग जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी सीधी सी बात कहें कि एक दूसरे को कोई बात नहीं सुनता था, अपने अपनी डपली, अपना अपना राग था। मुंबई वाला अपने आप को बड़ा मानता था, मद्रास वाला अपने आप को, बंगाल वाला अपने आप को बड़ा मानता था और इसी वजह से तालमेल नहीं बन पा रहा था और कंपनी को तमाम सारे नुकसान झेलने पड़ते थे, चाहे वो युद्ध के हर जाने के रूप में हो, चाहे वो व्यापारिक हो। इस समस्या को दूर करने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको अधिकार ज्यादा दे दिए गए और उनको, उन दोनों का हेड बना दिया गया, उन दोनों को मॉनिटर बना दिया गया और इसका नाम तब से क्या पड़ जाएगा, अभी तक ये गवर्नर था, तीनों लोग गवर्नर थे, बराबर बराबर थे, अब इसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये थोड़ा सा पद में बड़ा हो गया और वो दोनों गवर्नर रहे। यानी अब जो बंबई का गवर्नर होगा, मद्रास का गवर्नर होगा, ये दोनों लोग गवर्नर ही रहे और ये दोनों लोग किसकी बात को मानेंगे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल की बात को मानेंगे। तो इस तरह से यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का पहला जो गवर्नर बनाया गया वो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया। क्लाइव के बाद छोटे छोटे तमाम सारे लोग आएंगे। वारेन हेस्टिंग को 72 से 73 तक बागडोर दी गई और इसी को 73 के बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और यही व्यक्ति बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया जाएगा, इसके अधिकार भी बढ़ जाएंगे और उसको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया जाएगा। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल अब किसका हो गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, क्योंकि इनके क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हो गई थी, विजित जो क्षेत्र थे। तो यहाँ पर हमने एमहर्स्ट तक भले ही पढ़ाया है, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक शासन करेगा भारत में। तो 1828 से 1833 तक वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा और 1833 के बाद उसी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो इस तरह से यहां से भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो आपको एमहर्स्ट नहीं बताना है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा और बाद में पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल बताइए तो भी आपको उसी व्यक्ति को बताना है, क्योंकि 33 के बाद 35 तक वो 2 साल तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से ये 2-4 प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हमें बंगाल के गवर्नरों के बारे में पढ़ना है, एक एक करके चलिए बात करते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था, हमने अभी पहले आपसे बात की। इसका कार्यकाल 2 बार रहेगा, 57 से 60 तक और इसके बाद 60 से 65 कुछ लोग अन्य लोग आएंगे। 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधियां होगी। उन संधियों को करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को वापस बुलाया जाएगा।
इस तरह से 65 में पुनः आता है और 65 में वो दोनों संधियां संपन्न होती। 65 से 67 फिर से बंगाल का गवर्नर रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में क्या खास बातें हैं। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात, बंगाल में द्वैध शासन को लागू होना है। द्वैध शासन का समय आपसे पूछ जाएगा 65 से 72 तक। द्वैध शासन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब हम स्वतंत्र बंगाल की बात करेंगे, बक्सर, प्लासी आदि युद्धों की बात करेंगे, वहां पर हम द्वैध शासन को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें शार्ट में चीजों को रिवीजन करना है, बहुत डिटेल में नहीं चलना है। ये सोसाइटी फॉर ट्रेड व्यापारिक समिति क्या होती थी, किस लिए बनाई गई थी, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होता यह था कि इस समय कंपनी के जो व्यापारी होते थे अपना स्वतंत्र रूप से, अपना कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो व्यापार करने लगे थे और इस वजह से कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसी समस्या से बचने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने व्यापारिक समिति सोसाइटी फॉर ट्रेड का निर्माण किया और इस सोसाइटी की खास बात यह थी कि इसमें 3 चीजों, नमक, सुपारी और तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। यानी इन चीजों का जो व्यापार करेगी वो सिर्फ सोसाइटी ऑफ ट्रेड करेगी। उसमें तमाम सारे व्यापारियों का एक संगठन बनाया गया था और उनको उसका कुछ लाभ दिया जाता था, साथ ही कंपनी को भी इसका तमाम सारा लाभ मिलता था। तो आपको ध्यान रखना है, सोसाइटी फॉर ट्रेड 3 चीजों, नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापारिक एकाधिकार था। यानी सेपरेट अलग से कोई व्यक्ति इसका व्यापार नहीं कर सकता था। इससे कैसे क्वेश्चन बनता है, 3 चीजें हैं, एक चीज आपको बाहर से रख दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अफीम रख दिया, निम्न में से व्यापारिक समिति के अंतर्गत कौन सी चीज नहीं आती थी, तो आपको अफीम को टिक करना होगा। युद्ध काल में मिलने वाला दोहरा भत्ता इन्होंने समाप्त कर दिया। पहले कोई सैनिक जिस स्थान पर उसकी नियुक्ति है उससे अगर दूसरी जगह पर जाता था युद्ध लड़ने के लिए तो उसको दोहरा भत्ता दिया जाता था। जो पहले की सैलरी होती थी वो मिलती ही थी, साथ ही साथ दूसरी जगह पर जब वो जाकर के युद्ध करता था तो उसको वहां का भत्ता दिया जाता था। ऐसा सिस्टम बंगाल में चल रहा था और इस व्यक्ति ने क्या किया, पैसे बचाने के उद्देश्य से उस दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया। यही कारण था स्वायत्त विद्रोह हो जाता है। अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों ने, लेकिन इन्होंने विद्रोह का क्रूरतापूर्वक दमन किया और उनको वेतन बढ़ाने से इनकार कर दिया। एक स्वायत्त विद्रोह आगे भी होगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पर्सिवल स्पेयर ने इनकी योजनाओं से प्रभावित होकर इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। अगले छोटे छोटे गवर्नर हैं उनके बारे में बात करते हैं। हालवेल के समय एक महत्वपूर्ण घटना ब्लैक होल की होगी। प्लास्टिक युद्ध के पहले 1756 में ब्लैक होल की घटना संपादित होगी जिसको हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। तो ब्लैक होल की घटना का जो जिक्र किया था वो कौन सा व्यक्ति था, हालजेजेड हालवेल ही था और ये हालवेल उसी घटना के परिणाम स्वरूप उस काल कोठरी की घटना से ही उबर करके आया था, यानी बच करके बाहर आया था और बाद में स्थानापन्न गवर्नर जनरल इसको बनाया जाएगा 1760 में। इसके बाद वेनस्टार्ट आएगा। ये वेनस्टार्ट का तस्वीर है, ये आपके हालवेल का तस्वीर है। वेनस्टार्ट से प्रश्न पूछा जाता है जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, आपको वेनस्टार्ट का नाम बताना है। इसके बाद वेरेलस्ट और कार्टियर थे। कार्टियर के समय एक महत्वपूर्ण घटना 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा हुआ था। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आ जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया। 1772 से 73 तक ये बंगाल का गवर्नर रहेगा और बंगाल के जितने भी गवर्नर हैं उनमें से अंतिम गवर्नर है ये। इसी के बाद इसी व्यक्ति को 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। तो चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उसने क्या काम किए हैं और पहले उसने कुछ काम किए उनको जान लेते हैं। 1772 में द्वैध शासन को समाप्त करना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया क्योंकि द्वैध शासन से तमाम सारी समस्याएं जन्म ले चुकी थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम न्यायिक सेवा के जन्मदाता के रूप में है। जो भारत में जुडिशियल सिस्टम है उसको इसने इस्टेब्लिश किया था देश में। इससे पहले जो न्याय प्रणाली थी वो अलग अलग धर्मों के हिसाब से चलती थी। हिंदू धर्म में मनुस्मृति के आधार पर तमाम सारी स्मृतियां थी, उसी तरह से इस्लाम में शरीयत का कानून लागू हुआ करता था। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्था हुआ करती थी। इसने आकर के हर व्यक्ति के लिए, हर धर्म के लिए एक न्यायिक व्यवस्था को स्थापित किया और इसी काम को करते हुए नंद कुमार को फांसी दे दी जाती है। नंद कुमार एक ब्राह्मण थे। इससे पहले हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को सजा नहीं मिलती थी, लेकिन नंद कुमार को फांसी दे दी गई, एक ब्राह्मण को फांसी दे दी गई। इसी वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया ये मुकदमा। तो आपको ध्यान रखना, नंद कुमार को फांसी किसके समय में दी गई पूछा जाता है। इसकी योजनाओं को लेकर के बाद में एडमंड बर्क नामक व्यक्ति इनके ऊपर इंग्लैंड में महाभियोग लगाएगा, लेकिन इन पर महाभियोग जो लगाया गया था वो सिद्ध नहीं हुआ और इनको मुक्त कर दिया जाता है। जॉन मैफरसन
के बारे में कुछ खास नहीं है। 86 से 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण काम इनका स्थायी बंदोबस्त रहा। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये इसके जन्मदाता हैं। 1793 में ये अच्छी तरह से लागू हो जाता है। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इनका सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल सेवा जो ICS IAS है वो उसका जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। इसको भी हम अलग से पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। इनके द्वारा ही पुलिस सेवा को स्थापित किया जाता है। इससे पहले पुलिस जो व्यवस्था थी वो मुगल कालीन व्यवस्था थी, पुराने सिस्टम से चलती थी। और इन्होंने दरोगा का जो ये पद है, दरोगा है, कोतवाल है, ये जो कोतवाली बनाई जाती है, सारा सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। इनकी समाधि भारत में है। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत में है। अगले व्यक्ति जॉन सोर आएंगे। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। जितने भी व्यक्ति हैं 3 लोग मुख्य रूप से आपको मिलेंगे। सर उनके आगे लगा होगा, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सर जॉन सोर, सर जॉर्ज बार्लो और सर जॉन लॉरेंस, ये 3 लोग हैं जिनके नाम के पहले सर लगा हुआ है और 2 के नाम के पहले जॉन भी लगा हुआ, एक के नाम के पहले जॉर्ज लगा हुआ है। आपको पहचानने में आसानी होगी। तीनों लोगों ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आएगा 1798 से 1805। इसका टाइम पीरियड आपको रटना पड़ेगा। कंपनी का अखबार इनको क्यों कहा जाता है? इनकी एक नीति है जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली यहाँ पर लेके आएंगे। सब्सिडियरी अलायंस लेकर आएंगे और इसी की वजह से लोगों को, यहाँ के जो शासक हैं उनको बेवकूफ बनाएंगे और उनको आपस में झगड़ा करवा करके उनके राज्य को हड़प करेंगे। ये इनकी सहायक संधि है जिसको हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आता है। इसके अलावा इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसको भी अलग से हम पढ़ेंगे, शिक्षा प्रणाली का जब विकास पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन हल्का सा हम आपको बता देते हैं कि भारत में ICS अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम जो बनाया गया था, कलकत्ता में एक किला, उसी फोर्ट विलियम के अंदर इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हालांकि जल्दी ही ये कॉलेज बंद हो जाता है, सफल नहीं हो पाता। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 तक रहेंगे। इन्होंने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इनकी हस्तक्षेप की नीति की वजह से तमाम सारे लोग अपने आप को ताकतवर समझेंगे और इसी कड़ी में 1806 में वेल्लूर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। वेल्लूर में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने विद्रोह क्यों किया था? हमने आपको बताया था कि वेल्लूर में जो होने वाले सिपाही विद्रोह है वो 1857 के विद्रोह का पूर्ववर्ती था या पूर्वाभ्यास था। ये मैंने फैक्ट आपको बताया है। यहाँ पर भी सैनिकों को तिलक लगाने और पगड़ी पहनने से मना किया जाता है। इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह के जो लिंक हैं, जो तार हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं टीपू सुल्तान के परिवार से, उसके खानदान से जुड़े हुए हैं। तो उसको हम कभी बात करेंगे डिटेल से। तो वेलूर में सिपाही विद्रोह हो जाता है, उसका इन्होंने दमन करवाया क्रूरता के साथ। सिपाही तमाम सारे मारे जाते हैं। इनकी हस्तक्षेप की जो नीति थी उससे तमाम सारे इनको लाभ भी होता है। हस्तक्षेप की नीति का मतलब यह है कि यहाँ पर होने वाले जितने भी युद्ध हैं, जो छोटे छोटे शासक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, उनके मामले में ज्यादा टांग नहीं अड़ाना है, तटस्थ रहना है। यही उद्देश्य से इन्होंने काम किया। और जब ऐसा काम किया तो इन्होंने बहुत सारा खर्चा बचाया कंपनी का, बहुत सारा व्यापारिक लाभ भी हुआ कंपनी को, तो खुश भी हुई कंपनी। लेकिन तमाम अंग्रेज जो अधिकारी थे इंग्लैंड में बैठे हुए, उन्होंने इनकी नीति का विरोध किया और इस वजह से इनको यहाँ से बुला लिया जाएगा। और 2 साल के अंदर अंदर इनको वापस बुलाने के पश्चात लॉर्ड मिंटो फर्स्ट को भेजा जाएगा यहाँ पर। अभी लॉर्ड मिंटो सेकंड भी आएंगे। लॉर्ड मिंटो के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। 1809 में रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों की तरफ जो व्यक्ति था वो चार्ल्स मेटकाफ था। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होगी। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको लॉर्ड मिंटो बताना है। पर्सिया के साथ संबंधित घटनाओं का जिक्र हम अफगानिस्तान से होने वाले युद्धों के बारे में जब बात करेंगे वहां पर करेंगे। अगले इंपॉर्टेंट व्यक्ति आएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1813 से 23, 10 साल तक ये शासन करेंगे। इसके समय में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी अंग्रेजों का नेपाल के साथ युद्ध होगा और उस युद्ध में नेपाल हार जाएगा और हारने के पश्चात संगौली या सुगौली की संधि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि संगौली की संधि या सुगौली की संधि कब हुई, किसके किसके बीच हुई। आपको नेपाल बताना है और अंग्रेज बताना है।
इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होगा और युद्ध के पश्चात पूना की संधि की जाएगी, जिसको हम मराठा में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इन्होंने पूना की संधि के पश्चात पेशवा का पद समाप्त कर दिया। आपको पता होगा 1818 में पूना की संधि होगी और उस तरह से पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाएगा और बाजीराव सेकंड को गिरफ्तार करके, या कह सकते हैं उनको पेंशन दे करके पिठोर में बैठा दिया जाएगा। बाद में उन्हीं का बेटा नाना साहब पेंशन की मांग करेगा और विद्रोह 1857 में होने वाले विद्रोह में शामिल होगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लॉर्ड एडम्स को खत्म कर लेते हैं। स्थानापन्न गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड एडम्स को 1823 में, थोड़े समय के लिए 7 माह के लिए इनको बनाया जाता है और इन्होंने यहाँ पर आकर के प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का एक महत्वपूर्ण काम किया। प्रेस पर प्रतिबंध के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे जब समाचार पत्रों के इतिहास को पढ़ेंगे। तो लॉर्ड एडम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेस पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, आपको बताना है लॉर्ड एडम्स। वापस चलते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स पर। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, पिंडारियों का दमन। पिंडारी कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिंडारी लुटेरों का एक संगठित दल था जिसमें कई जाति तथा धर्म के लोग शामिल थे। इनकी गतिविधियों का केंद्र मध्य भारत था। प्रारंभ में मराठों का संरक्षण प्राप्त था। उन्हें मराठों द्वारा मिरासपट्टी नामक भूमि से कर वसूली का अधिकार दिया गया था। मतलब ये समझिए कि कई जाति धर्म के लोग इकट्ठे हुआ करते थे, एक प्रकार की गैंग हुआ करती थी ये लुटेरों की, और ये लुटेरों का काम करते थे, छोटे छोटे राजाओं से, छोटे छोटे शासकों से युद्ध करते थे। इन लोगों को प्राप्त था संरक्षण मराठों का, मराठों के अंडर में रहते थे और युद्धों में उनकी सहायता किया करते थे। मिरासपट्टी क्या है इसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं अभी। मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने इनको सुनहला झंडा यानी फरमान प्रदान किया हुआ था और इस फरमान के अंतर्गत इनको परमिशन थी कहीं पर भी आने जाने की। मराठों की इनको कोई रोक टोक नहीं होती थी। इसी वजह से मैल्कम ने इन्हें मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते कहा है। यानी जिस तरह से मराठा अगर शिकारी हैं तो शिकारियों की हेल्प करने के लिए उनके पीछे पीछे कुत्ते होते हैं, उसी तरह से इन्होंने इनको मराठा जो भी युद्ध लड़ेंगे उनकी हेल्प करने के लिए पिंडारी उनका साथ देंगे, इस वजह से उनको मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते किसने कहा है पिंडारियों को, मैल्कम का नाम बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन 1761 के पश्चात आप जानते हैं 1761 में युद्ध हार जाएंगे मराठे और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इस वजह से इन्होंने इनका संरक्षण देना बंद कर दिया। ऐसी दशा में लॉर्ड हेस्टिंग ने उचित निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब हम इनको दमन कर सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने योजना बनाई। इन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक का नेतृत्व थॉमस हिस्लोप को दिया जाता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उन्होंने स्वयं संभाला। यानी एक तरफ लॉर्ड हेस्टिंग्स रहेगा और दूसरी तरफ थॉमस हिस्लोप को अपॉइंट किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए किस व्यक्ति को अपॉइंट किया था, आपको थॉमस हिस्लोप का नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनको घेर लिया जाएगा। 4 महत्वपूर्ण नेता हैं, उनके साथ क्या क्या घटना होती है उसको समझ लेते हैं। वासिल मोहम्मद को गाजीपुर की जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया। कुछ इस तरह से प्रताड़ित किया गया होगा और बाद में इस वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। करीम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें जागीर दी जाती है गवासपुर। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस आदि टीजीटी आदि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गोरखपुर की जागीर या गवासपुर की जागीर करीम खान को मिल जाती है। भरतपुर की जागीर आमिर खान को मिल जाती है। दोनों ने आत्मसमर्पण किया था तो इनको जागीरें मिल जाती हैं। चीतू नाम का एक व्यक्ति था, एक लीडर था, उसको असीरगढ़ के जंगलों में चीता खा जाता है, यह संयोग ही होता है। पिंडारियों के अधीन 2 प्रकार की जमीनें हुआ करती थी, एक पोलपट्टी और दूसरी मिरासपट्टी। पोलपट्टी इनकी स्वयं की जमीन होती थी जिन पर इनका पूरा अधिकार होता था, जबकि मिरासपट्टी एक ऐसी जमीन होती थी जिन पर इनको सिर्फ कर वसूली का अधिकार होता था। यानी वो इनकी जमीन नहीं होती थी लेकिन वो यहाँ पर कर वसूल सकते थे। जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया था, मराठों के द्वारा इनको मिरासपट्टी नामक भूमि दी जाती है और उस मिरासपट्टी से कर वसूलते हैं। मिरासपट्टी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते हैं। इसके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा जाता है, यानी अंग्रेजों के द्वारा म्यांमार के साथ युद्ध लड़ा जाता है। उस समय म्यांमार का नाम वर्मा था और उस युद्ध में जीत अंग्रेजों की ही होगी। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यांडबू की संधि किसके बीच की जाती है, आपको अंग्रेज और वर्मा बताना है। जिस तरह से अभी हमने आपको सुगौली की संधि बताई थी, नेपाल और अंग्रेजों के बीच की जाती है। एमहर्स्ट के बाद हमने आपको पहले ही बताया था
लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा, 1828 से 33 तक रहेगा और 33 के बाद उसी को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। अपने अगले वीडियो में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। इतने सारे हैं, छोटा सा वीडियो होगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।